Hello everyone, welcome to ITLS Academy. Our today's lecture is Steps in DNA Replication. जो हमारे प्रीवियस वीडियोस थे उनमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था डीएनए का, डीएनए रेप्लिकेशन का इंट्रोडक्शन देखा था और रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम्स होते हैं हमने उनको भी डिस्कस किया था। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद स्टेप्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का पहला स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करना। सो दिस इज द स्टेज वेयर डीएनए रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड। जो इनिशिएशन का प्रोसेस होता है वो स्टेज है जहाँ पे डीएनए के रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। DNA synthesis is initiated within the template strand। जो DNA के रेप्लिकेशन इनिशिएशन की जो प्रोसेस है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड से स्टार्ट होती है एट अ स्पेसिफिक कोडिंग रीजन साइट नोन एज ओरिजिन। जो इनिशिएशन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और यहीं से DNA के रेप्लिकेशन की ओरिजिन स्टार्ट होती है, जहाँ पे हेलिकेज ये अनफोल्ड करवाता है डीएनए के डबल स्ट्रैंड को और सिंगल स्ट्रैंड्स में ये इसको कन्वर्ट करवा देता है। द ओरिजिन साइट्स आर टारगेटेड बाय द इनिशिएटर प्रोटीन्स। जो ओरिजिन की साइट होती है डीएनए रेप्लिकेशन की वो इनिशिएटर प्रोटीन्स से टारगेट होती है, टारगेट करते हैं इनिशिएटर प्रोटीन्स उस पर्टिकुलर साइट की को जहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, विच रिक्रूट एडिशनल प्रोटीन्स दैट हेल्प इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस टू फॉर्म अ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स अराउंड द डीएनए ओरिजिन। इनिशिएटर प्रोटीन्स के साथ में कुछ और भी प्रोटीन्स आ जाती हैं। जब इनिशिएटर प्रोटीन आएगा ओरिजिन पे ये कुछ और भी प्रोटीन्स को रिक्रूट कर लेता है, वो हेल्प करती हैं रेप्लिकेशन की प्रोसेस को और रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में। तो जो डीएनए का जहाँ से इनिशिएशन होता है ये ओरिजिन पॉइंट है, यहीं से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, बहुत सी प्रोटीन यहाँ पे आती हैं, टोपो आइसोमेरेज है, एसएसबी है और डीएनए के हेलिकेज है। बहुत सी प्रोटीन्स और एंजाइम्स इस ओरिजिन पे रिक्रूट होके आते हैं और फिर डीएनए की जो इनिशिएशन का प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन की प्रोसेस में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं होते, न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन नहीं होता है और स्ट्रैंड का एक्सटेंशन नहीं होगा, स्ट्रैंड वहीं का वहीं रहेगा। सिर्फ इनिशिएशन की प्रोसेस में जो सामान चाहिए, जो मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं उनको यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। There are several origin sites on which DNA replication is initiated and they are all known as replication forks। जो ओरिजिन साइट्स होती हैं उनको हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है? जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है यहाँ से इसकी ओरिजिन है, स्टार्ट हुआ, फिर हेलिकेज आया। अब ये हेलिकेज डबल स्टैंड को ब्रेक करना स्टार्ट करता है। जब ये डबल स्टैंड ब्रेक होता है तो कन्वर्ट होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के फॉर्म में। एज वी नो यहाँ पे दो स्टैंड हैं तो दो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पे हमको मिल जाते हैं और यही जो बना है ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर कुछ बना, इस स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क और यही फॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए की सिंथेसिस के लिए। The formed replication complex
कंटेन्स द डीएनए हेलिकेज एंजाइम्स। जो रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है, ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम्स को कैरी करता है। डीएनए हेलिकेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इस फॉर्क की ओपनिंग के लिए, हुज फंक्शन इज टू अनवाइंड द डबल हेलिक्स। ये जो हेलिकेज होता है, ये डबल हेलिक्स को अनवाइंड करता है। एक्सपोजिंग द टू स्ट्रैंड्स, जो दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए को, इनको एक्सपोज कर देता है। विच एक्ट एज टेम्पलेट्स फॉर रेप्लिकेशन। जो डीएनए अनवाइंड होके सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हुआ है, यही सिंगल स्ट्रैंड वर्क करते हैं टेम्पलेट की तरह, और यही टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं डीएनए की सिंथेसिस के लिए। The mechanism of DNA helicase enzyme is by hydrolyzing the ATP। जो DNA हेलिकेज जो रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन कर रहा है डबल स्ट्रैंड से, ये ब्रेकिंग के थ्रू, तो ये जो प्रोसेस है हेलिकेज, जो हेलिक्स है डबल हेलिक्स, इसको ओपन करने की, इस प्रोसेस के लिए हेलिकेज को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये प्रोसेस एनर्जी डिपेंडेंट है। एटीपेज होता है हेलिकेज, और ये एटीपी की हाइड्रोलिसिस के थ्रू बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, और प्रोसेस को आगे कैरी करता है। यूज्ड टू फॉर्म द बॉन्ड्स बिटवीन द न्यूक्लियोबेसेस, दस ब्रेकिंग द बॉन्ड दैट होल्ड्स द टू स्ट्रैंड्स। जो दो स्ट्रैंड्स को होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये उन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है हेलिकेज, और दो स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को दो सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट कर देता है। एडिशनली ड्यूरिंग इनिशिएशन डीएनए प्राइमेज एंजाइम सिंथेसाइज स्मॉल आरएनए प्राइमर्स। इनिशिएशन की प्रोसेस में पहला एंजाइम हमने देख लिया, ये हेलिकेज आ रहा था, टोपोआइसोमेरेज आ रहा था, और अब यहाँ पे है डीएनए प्राइमेज एंजाइम। जो डीएनए प्राइमेज एंजाइम है, ये सिंथेसाइज करवाता है आरएनए प्राइमर को, और आरएनए प्राइमर को ही डीएनए पॉलीमरेज आगे एक्सटेंड करता है। प्राइमेज एंजाइम सिंथेसाइज स्मॉल आरएनए प्राइमर्स दैट किक स्टार्ट द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए का प्राइमर सिंथेसाइज होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए पॉलीमरेज के फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट एंजाइम आता है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फंक्शंस बाय ग्रोइंग द न्यू डीएनए डॉटर स्ट्रैंड। जो डीएनए पॉलीमरेज है, जब यहाँ से आरएनए का प्राइमर अटैच्ड है, फिर इसको ये एक्सटेंड करता हुआ नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज अकेले कैपेबल नहीं होता है कि वो डायरेक्टली डीएनए को ही एक्सटेंड करे, इसको चाहिए होता है प्राइमर, और प्राइमर की हेल्प से ही ये आगे एक्सटेंड होता है, और प्राइमर को ही 3 प्राइम OH को ये लेकर एक्सटेंड करवाता है। इलॉन्गेशन। अभी तक जितने भी एंजाइम्स हमने देखे, हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, और भी जो एंजाइम्स आ रहे थे, वो हमने इनिशिएशन की प्रोसेस में देखा। इनिशिएशन की प्रोसेस में न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन नहीं होते हैं, डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होती है। ये वो इनिशिएशन का प्रोसेस जो होता है, उसमें कोई भी नया न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगा, डीएनए की लेंथ एज इट इज़ रहेगी। सिर्फ जो चीज़ें ज़रूरत होती है जिनकी रेप्लिकेशन के लिए, उन चीज़ों को अरेंज किया जाता है, और डीएनए का जो डबल हेलिक्स है, उसको ओपन किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन। सो लेट्स स्टार्ट विद इलॉन्गेशन। Along the template strand, DNA primase synthesizes a short RNA primer। जो DNA प्राइमेज है, वो RNA के प्राइमर की सिंथेसिस करता है एट द बिगिनिंग ऑफ द टेम्पलेट इन द 5' to 3' डायरेक्शन। अगर DNA का डबल हेलिक्स ओपन हुआ है, ये 5' to 3' डायरेक्शन है, तो RNA के टेम्पलेट की सिंथेसिस होगी 5' to 3' डायरेक्शन में। which initiates the DNA polymerase
to continue synthesizing new nucleotides, extending the new DNA strand. यही जो आरएनए का प्राइमर बना है, यही डीएनए पॉलीमरेज को हेल्प करेगा नए न्यूक्लियोटाइड्स के सिंथेसिस के लिए, और डीएनए का जो नया स्ट्रैंड बन रहा है रेप्लिकेशन के थ्रू, उसको एक्सटेंड करने के लिए। The other template 5' to 3' is elongated in an anti-parallel direction. दो टेम्पलेट स्टैंड्स होते हैं, तो एक अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन करते हैं। बाय द एडिशन ऑफ शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स, जो दूसरा स्ट्रैंड होता है, एक पे जो लीडिंग स्ट्रैंड है उस पर तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है उस पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में सिंथेसिस होती है। तो उस सिंथेसिस को कैरी करवाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे आरएनए प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ती है, विच आर फिल्ड विद अदर ज्वाइनिंग फ्रेगमेंट्स फॉर्मिंग द न्यूली फॉर्म्ड लैगिंग स्ट्रैंड। ये लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाते हैं, और लैगिंग स्ट्रैंड के लिए बहुत सारे आरएनए के प्राइमर की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस नहीं होती। डीएनए पॉलीमरेज पहले यहाँ सिंथेसाइज करेगा, फिर आके यहाँ पे बाइंड करेगा, तो जहाँ पे जाके ये बाइंड करेंगे इसको वहीं पे चाहिए कि आरएनए प्राइमर मिले और ये फिर वहाँ से सिंथेसिस को स्टार्ट करे। इसीलिए लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस में बहुत सारे आरएनए प्राइमर्स की ज़रूरत होती है। वाइल इन द केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड में एक ही प्राइमर होता है और ये कंटिन्यूअसली सिंथेसिस करता रहता है। These short fragments are known as ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये जो सिंथेसिस के थ्रू छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है, जिनको कि बाद में डीएनए लाइगेज के थ्रू ज्वाइन करा के और इनको कंटिन्यू स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। The synthesis of lagging strand is discontinuous since a newly formed strand is disjointed. ये जो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस वो डिसकंटिन्यूअस होती है, क्योंकि जो नया स्ट्रैंड फॉर्म होता है वो ज्वाइंट नहीं होता है। जो स्ट्रैंड है, यहाँ से पहला स्ट्रैंड यहाँ पे पॉलीमरेज ज्वाइन किया, जब रेप्लिकेशन फॉर्क ओपन होता है, यहाँ पे ओपन है तो इसने यहाँ सिंथेसिस किया और इसने यहाँ सिंथेसिस किया, इसके बाद में ये फॉर्क और ओपन हुआ, तो जो यहाँ पे सिंथेसिस हो गया था, जो इधर से करता आ रहा है वो तो सिंथेसिस कंटिन्यू करेगा, लेकिन अब ये तो यहाँ से यहाँ सिंथेसिस कर चुका है, अब इसको यहाँ पे आना होगा, फिर यहाँ से यहाँ सिंथेसिस को लेकर जाना होगा। इसीलिए ये जो न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड होते हैं ये एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होते, और इनको बाद में डीएनए लाइगेज की हेल्प से ज्वाइन करवाया जाता है और कंटिन्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करवाया जाता है। The RNA nucleotides from the short RNA primers must be removed and replaced by DNA nucleotides which are then joined by the DNA ligase enzyme। और जो छोटे छोटे ये फ्रेगमेंट्स बने हुए होते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इनको ज्वाइन करवा दिया जाता है डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज टर्मिनेशन। अभी डीएनए का इनिशिएशन हो गया प्रोसेस का, इलोंगेशन भी हो गया, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स भी बन गए, तो अब ज़रूरत होती है कि इस प्रोसेस को यहीं पे टर्मिनेट किया जाए, ताकि जो नए हमारे डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स फॉर्म हो गए हैं उन स्ट्रैंड्स को अलग कर लिया जाए, और इस ऐसे ही जो डीएनए के स्ट्रैंड बन गए हैं उनको ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड से सेपरेट कर दिया जाए। तो देखते हैं कि क्या होता है इन द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन। After the synthesis and extension of both the continuous and discontinued strand,
जो दो स्ट्रैंड्स यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे थे, एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड और एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। एन एंजाइम नोन एज एक्सोन्यूक्लियस, एक एंजाइम आता है जब ये सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है, दोनों ही कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, दैट इज लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। जब इन दोनों की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है तब आता है यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस, जो कि रिमूव्स ऑल आरएनए प्राइमर्स फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रैंड। जो डीएनए का ओरिजिनल स्ट्रैंड होता है यहाँ से प्राइमर का रिमूवल करवा देता है। आके जो एक्सोन्यूक्लियस आता है, एक्सोन्यूक्लियस का फंक्शन ही यही होता है कि वो बाहर से जो एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको रिमूव करवाता है। तो यहाँ पे आके ये आरएनए प्राइमर्स का रिमूवल करवा देता है फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रैंड, दैट इज फ्रॉम द पेरेंटल स्ट्रैंड। The primers are replaced with right nucleotide base। अब जो प्राइमर है, जो डीएनए का स्ट्रैंड था, यहाँ से प्राइमर ज्वाइंट था, जब इस प्राइमर को रिमूव कर दिया गया तो डीएनए की सिंथेसिस तो प्राइमर के बाद में हुई है, तो जो प्राइमर वाला पार्ट है उसको जब रिमूव कर दिया गया तो ये स्पेस तो खाली हो गया। अब इसको फिल करना है, तो इसको फिल करने के लिए डीएनए लाइगेज आके दूसरे एंजाइम्स यहाँ पे फॉर्मेशन करवा देता है, नए न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करवा के, और ये जो नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं ये फॉर्म कर देते हैं डीएनए के डबल स्ट्रैंड फॉर्म को। While removing the primers, another type of exonuclease proofreads the new strand। प्राइमर रिमूवल की एक्टिविटी के साथ में दूसरे एक्सोन्यूक्लियस भी आते हैं जो कि प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अगर डीएनए की सिंथेसिस ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में हुई है तो जो एक्सोन्यूक्लियसेस आते हैं, जो 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, वो इस डायरेक्शन में वर्क करते हैं एंड इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, इसको प्रूफ रीड करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, कोई भी म्यूटेशन या कोई एरर तो नहीं हुआ है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड में। सो दे प्रूफ रीड द न्यू स्ट्रैंड, चेकिंग, रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग एनी एरर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सिंथेसिस। ये चेक करते हैं, अगर कोई भी एरर मिलता है तो उसको रिमूव करते हैं एंड रिप्लेस करते हैं। अगर कोई भी मिस इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड बेस है, कोई भी अगर कोई दूसरे बेस की जगह पे आ गया है तो ये इसको रिप्लेस करेंगे बाय राइट और करेक्ट न्यूक्लियोटाइड बेस, जो कि डीएनए सिंथेसिस के जो फॉर्मेशन के प्रोसेस के थ्रू हो गया था एरर, उस एरर को रिप्लेस कर देते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस। नाउ डीएनए लाइगेज एंजाइम ज्वाइंस द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स टू फॉर्म अ सिंगल यूनिफाइड स्ट्रैंड। अब इसके बाद में इतनी प्रोसेसेस हो गई, प्राइमर का रिमूवल हो गया और एरर चेक हो गया, प्रूफ रीडिंग हो गई। उसके बाद में आता है डीएनए लाइगेज एंजाइम जो कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करवा देता है। इनकी ज्वाइनिंग के बाद में ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बने हुए थे ये एक प्रॉपर सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में आ जाते हैं। ये जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में आ जाते हैं और जो दूसरा था वो तो पहले से ही कंटिन्यूस स्ट्रैंड था, इस टाइप से यहाँ पे 2 डीएनए के स्ट्रैंड हमको देखने को मिल जाते हैं और दोनों ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का फॉर्मेशन होने लगता है यहाँ पे। The ends of the parent strand consist of a repetition of DNA sequences known as telomeres। जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स होते हैं इनके पास में टीलोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। एक ये रिपीटिशन सीक्वेंस होते हैं विच एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव कैप एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम प्रिवेंटिंग द फ्यूजन ऑफ नियर बाई क्रोमोसोम्स। जो टीलोमियर्स होते हैं इनका फंक्शन होता है
ये डीएनए के पेरेंटल स्ट्रैंड्स को प्रोटेक्ट करना, ये प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं एट द एंड ऑफ पेरेंटल स्ट्रैंड। न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उन पे ये बाद में ऐड किए जाते हैं, वाइल जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स होते हैं इन पे ये पहले से ही मौजूद होते हैं। The telomeres are synthesized by a special type of DNA polymerase enzyme known as telomerase। जो ये स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है टीलोमियर्स एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, इनकी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है टीलोमेरेज, जो कि क्रोमोसोम के एंड पे टीलोमियर्स की सिंथेसिस को करवाता है। It catalyzes the telomere sequence at the end of the DNA. On completion, the parent and complementary strand coil into a double helical shape। ये जो नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड होते हैं ये सिंथेसाइज्ड तो एकदम लीनियर फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये बाद में ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ में पेयर करने के बाद में ये डबल हेलिकल हेलिक्स के फॉर्म में आ जाते हैं, प्रोड्यूसिंग 2 DNA molecules, each passing one strand from the parental molecule and one new strand। कुछ इस तरीके से डीएनए का फॉर्मेशन होता है इनका कि एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक यहाँ पे आ जाता है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। और यही प्रोसेस यही होता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। इसमें एक स्ट्रैंड होगा पेरेंट्स का और एक होगा न्यू स्ट्रैंड। यहाँ पे ब्लू जो रेड कलर से दिखाया गया है ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। और इस तरीके से कंजर्व रहता है पेरेंट का स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड हमेशा, और जो दूसरा होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड वो हमेशा चेंज होता रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएनए के रेप्लिकेशन फॉर्क को दिखाया गया है। यहाँ से डीएनए का हेलिकेज आएगा, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम में कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाएगा और यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस होगी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे। बाद में इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को डीएनए लाइगेज की हेल्प से ऐड करा दिया जाएगा और ये जो ज्वाइनिंग हो जाएगी, इस ज्वाइनिंग के बाद में ये भी कंटिन्यूअस स्ट्रैंड के फॉर्म में आ जाएगा। और जब ये अभी ये सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में डीएनए जो हमारे प्रेजेंट हैं, ये जब सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी, जब यहाँ पे टीलोमियर्स का एडिशन हो जाएगा, तो टीलोमियर्स के एडिशन के बाद में ये दोबारा से ये सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में डीएनए हमारे आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन की प्रोसेस को दिखाया गया है, कैसे प्रोसेस होती है। हेलिकेज आया, हेलिकेज ने ब्रेक किया हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, टोपोआइसोमेरेज ने होल्ड करके रखा है स्ट्रैंड को ताकि इनमें दोबारा से सुपर क्वाइलिंग ना हो। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन भी आता है जो कि स्टेबलाइज करता है स्ट्रैंड को और दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के फॉर्मेशन को रोकता है। हेलिकेज ब्रेक करता है, रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन करता है। आरएनए प्राइमर यहाँ पे सिंथेसिस होती है प्राइमेज के थ्रू और डीएनए लाइगेज आता है जो कि ज्वाइन करवाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेजेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड के लिए एंड डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा होता है लैगिंग स्ट्रैंड के लिए। हालांकि जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है ये लीडिंग एंड लैगिंग दोनों ही स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस को करवा सकता है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कैसे डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस को यहाँ पे कैरी करवाया जा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।
इसमें हमने एक ओवरव्यू देख लिया कि कैसे कैसे इस प्रोसेस को कैरी करवाया जा रहा है, कौन कौन से एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड हैं। अभी तक हमने रेप्लिकेशन का इंट्रोडक्शन देख लिया है और जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, वो सारे एंजाइम्स को भी हमने स्टडी कर लिया। और अभी हमने जो स्टेप्स होते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन में, दैट इज़ इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये सारे स्टेप्स को भी स्टडी कर लिया। अब हमारे पास बचता है कि कैसे ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है प्रोकैरियोट्स में और कैसे ये प्रोसेस होती है यूकैरियोट्स में। तो इन दोनों पे ही अपने अपकमिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, रेप्लिकेशन प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स एंड रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। उसके बाद में हम लोग स्टडी करेंगे हमारे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेसेस को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप लोग बने रहिए ITLS Academy के साथ में। यू कैन सब्सक्राइब ITLS Academy on YouTube and you can also get it on Google Play Store. Thank you again. Thank you very much for watching this session.